नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने प्यारे से बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद करते हैं हमारे सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगातार व्यस्त होंगे। समय आ गया है बेटा युद्ध स्तर पर तैयारी करने का, क्योंकि बोर्ड एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो आप सभी के लिए न सिर्फ मार्कशीट का काम करता है बल्कि अपने आपके भविष्य की नींव को निर्धारित करता है। नींव जितनी मजबूत होती है, बिल्डिंग उतनी शानदार और आलीशान बनती है। तो इसलिए बेटा क्लास 12th को बिल्कुल हल्के में न ले और क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सतत मेहनत करते रहे। और उस मेहनत में मैं आप सभी के साथ खड़ा हूं केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर के, और इसी केमिस्ट्री को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए एक बार फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आप सभी लोगों के लिए आया हूं। क्लास 11th के प्रथम चैप्टर केमिस्ट्री का, जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं कि भाई मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर आप सभी को समझ में नहीं आएगा। ये एक बेसिक चैप्टर है, और बेसिक चैप्टर मतलब एक ऐसा चैप्टर जिसके बिना केमिस्ट्री की कोई कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि हर चैप्टर में इसके टर्मोलॉजी का यूज होगा जिसकी मीनिंग आप सभी को अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। और न्यूमेरिकल्स भाई सॉल्व करने के लिए कह सकते हो की कॉन्सेप्ट है ये। इसके बिना किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाना मुश्किल है आपके लिए, असंभव है आपके लिए। इसलिए पूरी वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना है। और साथ ही साथ मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से बच्चों, आप सभी से कहना होगा मेरा कि कॉपी पेन लेकर के बैठना प्यारे बच्चों, और हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हुए आगे बढ़ना। नोट्स अपनी खुद की बनी होगी तो तैयारी भी शानदार होगी और आलीशान होगी, और 100% सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि मैं ये गारंटी लेता हूं यहाँ पे आज की इस चैनल के माध्यम से। तो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से साथी सब जल्दी से सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में आओ, फिर आज इस क्लास की शुरुआत करें। आगे सारे बच्चे, क्या बात क्या बात। चलो शुरू करेंगे आज की क्लास। क्लास 11th की केमिस्ट्री में केमिस्ट्री का बेसिक टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। तो आज हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे बेटा व्हाट इज द एटॉमिक मास। आज की इस वीडियो में सबसे पहले सीखने को मिलेगा एटॉमिक मास किसे कहा जाता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे व्हाट इज मोलर मास, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है, इसलिए बेटा इसमें सीखने को मिलेगा मोलर मास क्या है। फिर हम सीखेंगे व्हाट इज मोल, मोल किस चिड़िया का नाम होता है, आखिर मोल होता क्या है, लास्ट में इसको देखेंगे। और फिर कैसे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैलकुलेट करते हैं किसी भी सब्सटेंस का, अगर मास दिया गया, वॉल्यूम दे दिया गया, या फिर ये कह दो किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स के नंबर अगर आपको गिवन दे हो जाए, तो आपको पता चल जाए तो आप मोल कैसे कैलकुलेट करते हो। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया चलो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले टॉपिक का नाम हमारा है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट में हम शुरुआत कहां से करेंगे बेटा? मोल कॉन्सेप्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, एक बार पूरा माइंड मैप देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम बेटा क्या, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द एटम। एटम से ही कहानी शुरू करते हैं। एटम्स के बाद हम बात करेंगे मोल्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स से हटेंगे तो बेटा हम पढ़ेंगे व्हाट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसे कहा जाता है। फिर हम देखेंगे मोलर मास क्या होता है, और मोलर मास की स्टडी करने के बाद हम लोग चलेंगे मोल पे। मतलब ये 5 टॉपिक हम पहले अच्छे से आज क्लियर करेंगे, जो आप सभी को, अगर आज आपने पूरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लिया ना, तो मैं मतलब गारंटी लेता हूं कि प्यारे बच्चों एक भी कॉन्सेप्ट इसके बाहर से नहीं होंगे, और 100% चीजें क्लियर होती हुई आगे बढ़ती जाएंगी। तो चले शुरू करें आज की इस क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं एटम क्या होता है, व्हाट इज एटम। सबसे पहले बात हम करेंगे एटम किसे कहा जाता है। अगर मैं तुमसे कहता हूं एटम क्या है, तो आप सभी को पता है एटम मैटर का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो सिंपल शब्दों में कहोगे इट इज अ पार्टिकल, इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ, इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम, इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ये मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में क्या करता है बेटा, पार्टिसिपेट करता है। विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन में क्या करता है बेटा, पार्टिसिपेट करता है। मतलब जो भी केमिकल रिएक्शन होती है वो किसकी वजह से होती है, एटम की वजह से होती है। जैसे हमको पता है, जैसे एक एग्जांपल ले लूं
कि जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन है, जब ये ऑक्सीजन एटम से मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है वाटर मॉलिक्यूल। क्या करता है? ये वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है। तो हाइड्रोजन का एटम ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन हो रहा है और कंबाइन होकर के H2O मॉलिक्यूल का क्या कर रहा है? फॉर्मेशन। तो दूसरा पॉइंट हो गया इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। दूसरा है विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किसकी वजह से होती है बेटा? एटम्स की वजह से होती है। तीसरे पॉइंट पे हम लोग चर्चा को आगे बताएंगे। और थर्ड पॉइंट हमारे लिए क्या है बेटा? ये जो थर्ड पॉइंट अपना है ना, ये जो अपना थर्ड पॉइंट है ना, थर्ड पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शन में अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता, ठीक है। ये कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो केमिकल रिएक्शन में अपनी खुद की आइडेंटिटी को लूज नहीं करेगा। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के वाटर बना, लेकिन ये हाइड्रोजन का एटम नाइट्रोजन में बदला क्या? नहीं 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 नहीं, नाइट्रोजन में नहीं बदला। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करेगा लेकिन इसकी खुद की आइडेंटिटी उसमें लॉस नहीं होगी। तो याद रखो, does not lose its identity, does not lose its identity। ये खुद की आइडेंटिटी को लूज नहीं करेगा, ये खुद की आइडेंटिटी को लूज नहीं करता। ये तीनों पॉइंट किसके बेटा थे? एटम्स के बारे में थे। अब एक और इंपॉर्टेंट बात बताओ, एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। जो एटम होता है वो कभी भी अकेला नहीं हो सकता। तो लिखो इंडिपेंडेंट existence of atom is not possible। एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं। दो पॉइंट क्लियर हो गया सारे बच्चों को। तो ये तो बात हो गई एटम के बारे में। अब अगर ये अकेला नहीं होता एटम, तो एटम आपस में क्या करता है? जुड़ जाता है। किसकी वजह जुड़ता है? केमिकल बॉन्ड के थ्रू। तो जैसे एक एटम ए है, दूसरा एटम बी है, तो एटम ए और एटम बी में हो जाता है अट्रैक्शन। क्या हो जाता है बेटा? अट्रैक्शन। और इस अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों एक दूसरे में जुड़ जाते हैं। अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। इस अट्रैक्शन फोर्स को नाम देते हैं बेटा केमिकल बॉन्ड। क्या नाम देते हैं बेटा इसको नाम देते हैं केमिकल बॉन्ड। तो एटम जो है केमिकल बॉन्ड के थ्रू आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और ये क्रिएट करते हैं ग्रुप ऑफ एटम। ये क्या क्रिएट करते हैं? ग्रुप ऑफ एटम। और इस ग्रुप ऑफ एटम को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? इस ग्रुप ऑफ एटम को हम नाम देते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं बेटा? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ एटम होता है। ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम। इसका क्या होता है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। इसका इंडिपेंडेंट क्या होता है बेटा? एग्जिस्टेंस होता है। मतलब ये इंडिपेंडेंट फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में बेटा कभी भी भाग नहीं लेगा। तो एटम और मॉलिक्यूल समझ में आ गया। एटम क्या होता है? एटम कहते हैं। एटम केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है और रिएक्शन में ये खुद की आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है, अर्थात अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता। ग्रुप ऑफ एटम्स को हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, जबकि एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। एटम्स जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, जबकि मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। क्लियर हो गया बेटा? अब बेटा थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एटम की अगर बात करते हैं ना, तो एटम के लिए निकालते हैं एटॉमिक मास। एटम के मास को क्या कहते हैं बेटा? एटॉमिक मास। एटम के मास को क्या कहते हैं बेटा? एटॉमिक मास। और जो मॉलिक्यूल होता है ना बेटा, मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर कह सकते हो एटम्स होते हैं, इनके लिए भी हम निकालते हैं मोलर मास। क्या फाइंड करते हैं बेटा? मोलर मास। अब इन दोनों टर्म को पहले समझते हैं कि एटॉमिक मास और मोलर मास में आपस में डिफरेंस क्या है। आखिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक मास एंड मोलर मास? दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, उस पॉइंट को यहाँ पे हम समझने का आप क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों बात करेंगे एटॉमिक मास के बारे में कि एटॉमिक मास क्या होता है। अब बेटा बात करें एटॉमिक मास के बारे में। हेडिंग डालो एटॉमिक मास। क्या डालोगे हेडिंग बेटा? एटॉमिक मास। व्हाट इज एटॉमिक मास बेटा? एकदम बहुत प्यार से समझने की बात है कि एटॉमिक मास होता क्या है। देखो, जैसे ये मेरे पास कोई मैटर है, मान लो ये मेरे पास बड़ा सा कोई मैटर है। इस मैटर का फॉर्मेशन किससे हुआ? सर छोटे छोटे पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। इन्हीं पार्टिकल से मिलकर के ये पूरा एटम बना होगा। ये छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे क्या है? पार्टिकल्स है बेटा। इन्हीं पार्टिकल से मिलकर के ये पूरा पूरा क्या बना है? इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के ये पूरा का पूरा क्या बना है बेटा? ये पूरा का पूरा बना है मैटर। ये पूरा का पूरा क्या बना है बेटा? ये पूरा का पूरा बना है मैटर। ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं इसी का नाम क्या है बेटा? एटम। इस
सब्सटेंस का या इस मैटर का कोई भी एक एटम ले लो, कोई भी पर्टिकुलर एक एटम ले लो, इस पर्टिकुलर एक एटम का जो मास है ना, एक पर्टिकुलर एटम का जो मास है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। इसी को क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास। क्या कहते हैं बेटा, एटॉमिक मास। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि किसी भी मैटर के सिंगल एटम्स के मास को क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। एक एटम के मास को क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। एटॉमिक क्या होता है बेटा, एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ वन एटम। मास ऑफ क्या होता है बेटा, मास ऑफ वन एटम। किसी एक एटम के मास को क्या कहते हैं बेटा, एटॉमिक मास कहते हैं। अब तुम्हारे मन में बात आई होगी, एटम इतना छोटा है सर, इसके एटॉमिक मास को कैसे कैलकुलेट किया गया, मतलब इतना छोटा एटम है उसको देखा नहीं जा सकता, लेकिन कैसे किया, तो क्या लगाया, एक पहले से स्टैंडर्ड यूनिट कैसे उसके साथ ऑटो को क्या कहते हैं, जैसे हम कहते हैं चीनी, तो चीनी हम 1 किलो लेते हैं, 2 किलो लेते हैं, 3 किलो लेते हैं, इसका मतलब 2 किलो। अगर 3 किलो लेते हैं तो उसका एटम के मास को कैलकुलेट करने के लिए साइंटिस्टों ने सबसे पहले एक स्टैंडर्ड यूनिट कंसीडर किया। स्टैंडर्ड क्या कंसीडर किया, यूनिट। अब ये स्टैंडर्ड यूनिट क्या था, कार्बन 12 का आइसोटोप था। ये कार्बन 12 का क्या था बेटा, आइसोटोप था। अब कार्बन 12 के आइसोटोप को स्टैंडर्ड यूनिट कंसीडर किया गया। अब स्टैंडर्ड यूनिट बनी क्या बेटा, तो ये स्टैंडर्ड यूनिट थी 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। 1 कार्बन 12 एटम, 1 कार्बन 12 एटम। स्टैंडर्ड यूनिट क्या थी, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। मतलब एक कार्बन 12 एटम के मास का 1/12 टाइम जो था, इसको इन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट कंसीडर कर लिया। अब इन्हें किसी भी एटम का मास कैलकुलेट करना होता था तो बेटा इसके साथ ये क्या करते थे, कंपेयर करते थे। जैसे इनको क्या किया गया, मान लो इनको फाइंड आउट करना था मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो इन्होंने निकाला एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम या फिर मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम। मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम जब इन्होंने निकाला तो इन्होंने पाया कि ये 14 टाइम होता है किसका, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। इन्होंने पाया कि कार्बन 12 के 1 एटम के मास के रिस्पेक्ट में नाइट्रोजन का मास कितना है, 14 टाइम्स हैवियर है। मतलब कार्बन 12 के 1 एटम के मास के सापेक्ष जो कार्बन का मास, जो नाइट्रोजन का मास है वो बेटा कितना गुना है, 14 गुना है। इसी तरीके से जब मास ऑफ क्या निकाला गया, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम निकाला गया, तो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम है 16 टाइम किसका, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ये कार्बन 12 के एटम के मास का कितना टाइम आया, 16 टाइम आया। इसी तरीके से इन्होंने क्या फाइंड किया, मास ऑफ 1 सोडियम एटम निकाला, तो सोडियम एटम का मास आ रहा था 23 टाइम किसका, 1/12 इंटू मास ऑफ किसके बेटा, मास ऑफ किसके बेटा, 1 कार्बन 12 एटम। ये कार्बन 12 के 1 एटम के मास का कितना टाइम आ रहा था, 23, ये कितना 16, ये कितना 14 टाइम्स। ऐसे अदर एलिमेंट के मास को इन्होंने क्या किया, कंपेयर कर करके कैलकुलेट किया। ये जो आ रहा था मास, यही इसका क्या था, एटॉमिक मास। यही क्या था बेटा, एटॉमिक मास। अब देखो बार बार इतनी लिखनी नहीं पड़ रही थी, तो साइंटिस्टों ने कहा इतनी बड़ी कि हम इस यूनिट को छोटा और क्या कहा, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम को नाम दिया AMU। क्या नाम दिया बेटा, AMU। क्या नाम दे दिया बेटा, AMU। इसी 1 AMU बराबर क्या हो गया, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। प्यारे बच्चों यहाँ पे आओ, प्यारे बच्चों यहाँ पे आओ। तो मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम कितना आया बेटा, बच्चा इसका पूरा नाम क्या हो गया, AMU। तो आप जानते हो ये कितना टाइम हो गया, 14 AMU हो गया। मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम कितना आ गया बेटा, 16 AMU। और प्यारे बच्चों मास ऑफ सोडियम एटम क्या है, 23 AMU। कितना टाइम आ गया, 23 AMU आ गया।
तो ये जो 23 AMU है या 16 AMU है या फिर 14 AMU है, वही एटॉमिक मास है किसका बेटा? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन के वन एटम का मास कितना है? 14 AMU। मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम कितना है? 15 AMU। मास ऑफ वन सोडियम एटम कितना है? 23 AMU। इसी तरीके से हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास फाइंड आउट किया जाएगा। प्यारे बच्चों, तो मैं कुछ एलिमेंट का एटॉमिक मास यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। कुछ एलिमेंट का एटॉमिक मास यहाँ पे क्या करता हूँ बेटा? मेंशन कर देता हूँ। ध्यान सुनना। जैसे मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आया बेटा? 16 AMU। मास ऑफ कह सकते हो नाइट्रोजन एटम कितना है? 14 AMU। मास ऑफ सल्फर एटम कितना है? 32 AMU। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है? 1 AMU। प्यारे बच्चों, मास ऑफ हीलियम एटम कितना है? 4 AMU। मास ऑफ कैल्शियम एटम कितना है? 40 AMU। मास ऑफ क्या आया बेटा? कार्बन एटम कितना है? 12 AMU। प्यारे साथियों आगे बढ़ो। मास ऑफ फास्फोरस कितना आया? 31 AMU। मास ऑफ सोडियम आयन कितना आया भाई? 23 AMU। कितना आया? 23 AMU। अगर मास ऑफ पोटेशियम लिखे 31 AMU। मास ऑफ आयरन निकाला गया तो कितना आया बेटा? 55.6 AMU। मास ऑफ कॉपर कितना आया? 63.5 AMU। मास ऑफ क्या निकालना पड़ा बेटा? मास ऑफ क्या निकाला गया? मान लो मास ऑफ निकाला गया एल्यूमिनियम और ये मिल रहा था 27 AMU के बराबर। तो प्यारे बच्चों, जब कभी भी AMU होता है, AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट होती है। ये क्या होती है? एटम के मास को कैलकुलेट करने वाली यूनिट। तो प्यारे नन्हे मुन्ने से साथी याद रखो, एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम है। एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? कैसे बताओगे? एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम। मास ऑफ वन क्या होता है बेटा? एटम। एक एटम के मास को क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? तो याद रखो, इसकी यूनिट होती है AMU। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? इसकी यूनिट होती है AMU। और AMU का पूरा नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? याद रखना, AMU का पूरा नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होती है? AMU का पूरा नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है? AMU का पूरा नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है बेटा? प्यारे नन्हे मुन्ने से साथी जल्दी से बताओ, एटॉमिक मास की पूरा नाम क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। AMU का पूरा नाम क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है? तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? पर्टिकुलर, किसी भी पर्टिकुलर एक एटम के मास को कैलकुलेट करने के लिए मेजर की गई एक यूनिट है। अब बात आती है AMU की वैल्यू किसके बराबर होती है? कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है 1 AMU क्या होता है? 1 AMU का वैल्यू कितनी होती है? तो 1 AMU के बराबर हम क्या लिखते हैं बेटा? 1 AMU को कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखे हो? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। यही लिखते हो ना? अगर तुम्हें कहीं से मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम मिल जाए तो उसकी वैल्यू को 12 से डिवाइड करोगे, AMU की वैल्यू मिल जाएगी। तो बेटा मास ऑफ कार्बन 12 एटम को कैलकुलेट करने के लिए एक डिवाइस यूज की गई जिसका नाम है बेटा मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्या नाम है बेटा? मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर से मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम कितना आया? मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम कितना आया बेटा? याद रखना 1.99 10 टू द पावर -23 ग्राम आया। कितना आया? 1.99 10 टू द पावर 23 ग्राम। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन 12 के 1 एटम के मास को किस डिवाइस से मेजर किया गया? तो आप बताओगे सर ये मेजर किया गया मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू। किसके थ्रू मेजर किया गया? मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू मेजर किया गया। और मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम कितना है? 1.99 10 टू द पावर -23 ग्राम आया। प्यारे नन्हे मुन्ने से बच्चों, अब इस वैल्यू को अगर यहाँ पे प्लेस करोगे तो 1 AMU की वैल्यू कितनी आएगी? 1/12 इंटू 1.99 10 टू द पावर -23 ग्राम। अगर इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा तो 1.66 10 टू द पावर -24 ग्राम आ जाएगा। यही 1 AMU की वैल्यू है। 1 AMU इक्वल टू 1.66 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो प्यारे नन्हे मुन्ने से बच्चों नोट कर लो। अब यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एटॉमिक मास क्या है? तो बोलोगे किसी भी सब्सटेंस के 1 एटम के मास को क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है? AMU। AMU का पूरा नाम क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा? 1 AMU इक्वल टू 1.66 10 टू द पावर -24 ग्राम के इक्वल होता है। अगर तुमसे कोई कहे मास ऑफ कार्बन 12 एटम कितना होता है, तो मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम आता है 1.99 10 टू द पावर -23 ग्राम। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम को कैलकुलेट किस डिवाइस से किया गया? तो आप आंसर करोगे मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू। क्लियर है?
समझ गए? आई होप कि आप सभी लोग यहाँ तक चीजों को अच्छे से बाखूबी से समझ गए होंगे। डन? एक बार थम्स अप कर दो अगर क्लियर है तो। बहुत अच्छी बात, बहुत शानदार। क्लियर है? तो एटॉमिक मास में क्या बताता है? एक एटम के मास को बताता है। एटॉमिक मास क्या बताता है? किसी पर्टिकुलर वन एटम के मास को बताता है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? आओ आगे बढ़े। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने चीजों को अच्छे से समझा। तो एटॉमिक मास क्या होता है ये बात आप लोगों ने अच्छे से समझी। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, द मास ऑफ वन एटम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एटॉमिक मास, इट्स यूनिट इज AMU। AMU का पूरा नाम यहाँ पे लिख देना, एटॉमिक मास यूनिट। क्या लिखोगे? एटॉमिक मास यूनिट। तुमसे पूछा जाएगा 1 AMU किसके इक्वल होता है, तो आप बोलोगे 1 AMU इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, यही होता है। फिर तुमसे इसकी वैल्यू पूछा जाएगा 1 AMU की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो 1 AMU इक्वल टू होता है 1.66 10⁻⁻24 ग्राम, यही होता है। नोट कर लेना। अब बेटा थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे मोल के बारे में। अभी मोल पढ़ नहीं रहे, मोल पे सिर्फ चर्चा करने जा रहे हैं कि मोल क्या होता है। ध्यान सुनना, मोल है क्या? काफी बार 9th-10th में आपने ये शब्द सुना होगा, मोल क्या है। तो आपको पता है हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उसमें से एक क्वांटिटी का नाम है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नाम सुने हो? हाँ सर सुने हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए जिस स्टैंडर्ड यूनिट का नाम लेते हैं उसी का नाम है मोल। तो मोल बेसिकली कुछ नहीं होता, मोल एक नंबर है। एक क्या है बेटा? ये एक नंबर है जो कि ये बताता है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में, कार्बन 12 के किसमें बेटा? 12 ग्राम में हाउ मैनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, हाउ मैनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने पार्टिकल प्रेजेंट है। कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड मोल नंबर। यही क्या कहलाता है बेटा? यही इसका मोल नंबर कहलाता है। अब आपके पास बात यह आई होगी कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने पार्टिकल्स हैं, किसने इसको कैलकुलेट किया? तो प्यारे बच्चों, कार्बन 12 के 12 ग्राम में द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स। ये इतने पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स आयंस भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल बेटा क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इसी नंबर को हम लोग नाम देते हैं मोल। क्या नाम देते हैं बेटा? मोल। इसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट थे एवोगैड्रो। क्या नाम थे बेटा? एवोगैड्रो। इसलिए इसको एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। किससे? Na से। मोल क्या है? मोल एक नंबर है जो कि ये बताता है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम सब्सटेंस में कितने पार्टिकल हैं। तो कितने पार्टिकल हैं बेटा? 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स हैं। यही पार्टिकल नंबर क्या कहलाता है? मोल नंबर कहलाता है। इसके बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था एवोगैड्रो, इसीलिए इसे एवोगैड्रो नंबर के नाम से भी जाना जाता है। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा? Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल शब्दों में अगर 1 मोल की बात करें तो 1 मोल बराबर 1 Na लिख सकते हो, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर है। ये इतने पार्टिकल्स के क्या है बेटा? बराबर है। ये इतने पार्टिकल्स की क्या होती है बेटा? बराबर होती है। बोलो थम्स अप करके बताओ, यहां तक मामला डन है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत सही बात है, बहुत शानदार बात है। तो एक पॉइंट हम चल रहे हैं डिस्कस करने, रिलेशन बिटवीन AMU एंड Na। AMU का मतलब क्या है बेटा? एटॉमिक मास यूनिट है। AMU का नाम क्या है बेटा? एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट और साथ ही साथ एवोगैड्रो नंबर में क्या रिलेशन है? एवोगैड्रो नंबर में क्या रिलेशन? तो रिलेशन अगर हम फाइंड आउट करें दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आता है? बहुत आसान सा रिलेशन है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना है कि 1 AMU बराबर होता है 1/Na ग्राम। 1 क्या होता है? Na ग्राम। तो जहां कभी भी 1 AMU लिखा है उसकी जगह पे 1/Na ग्राम लिखा जा सकता है। क्लियर है? अब बेटा चलते हैं मोलर मास की तरफ कि मोलर मास क्या है। मोलर मास की बहुत आसान सी डिफिनेशन है,
मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। मतलब 1 मोल आपके पास सब्सटेंस है, 1 मोल मतलब 6.023 10 टू द पावर 23 पार्टिकल। तो 6.023 10 टू द पावर 23 पार्टिकल का जो मास होता है उसको कहते हैं मोलर मास। एक एटम के मास को एटॉमिक मास, और 6.023 10 टू द पावर 23 दैट इज 1 मोल। तो 1 मोल एटम के मास को क्या कहोगे? एटॉमिक मास कहोगे। क्या कहोगे बेटा? एटॉमिक मास कहोगे। ठीक है, एटॉमिक मास कहा जाता है। अब जैसे देखो हम लिखे मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, यही लिखे मोलर मास ऑफ, क्या निकाल रहे हैं बेटा? मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन के एटम का मोलर मास क्या होगा? सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन के एटम का मोलर मास क्या होगा? सबसे पहले क्या लिखोगे? मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम इनटू में क्या लिखोगे? नाइट्रोजन एटम इनटू में क्या लिखोगे? 1 मोल। भाई एक नाइट्रोजन एटम मल्टीप्लाई कर दो, 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मोलर मास मिल जाएगा। अब प्यारे बच्चों, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम कितना आता है? अभी मैंने बताया था 14 AMU आता है। कितना आता है? 14 AMU आता है। इनटू में क्या लिखोगे? 1 मोल। 1 मोल बोले तो Na पार्टिकल, 1 मोल बोले तो बेटा क्या? Na पार्टिकल्स। अब बेटा क्या करोगे? AMU और Na में रिलेशन अभी मैंने बताया था, 1 AMU बराबर 1/Na ग्राम। इनटू में क्या लिखोगे? Na। Na से Na क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये कितना ग्राम आ गया? 14 ग्राम। तो बेटा देखो मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना है? 14 ग्राम आया। कितना है बेटा? 14 ग्राम। ऐसे मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना हो तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। मोलर मास ऑफ क्या बेटा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मोलर मास क्या होगा? सबसे पहले लिखोगे मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। 1 एटम ऑफ क्या बेटा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 1 एटम का मास इनटू में लिखोगे बेटा 1 मोल। इनटू में क्या लिखोगे? 1 मोल। मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम कितना होता है बेटा? अभी मैंने बताया था 16 AMU। इनटू में 1 मोल इक्वल टू Na पार्टिकल। अच्छा देखो 16 AMU की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1/Na ग्राम के बराबर होती है। इनटू में लिखोगे Na। Na से Na क्या हो गया? कैंसिल। ये क्या आ गया? 16 ग्राम। क्या आ गया? 16 ग्राम। अब देखो बेटा मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, ये क्या है बेटा? एटॉमिक मास। और ये इसका क्या हो गया? मोलर मास। अगर हम ऑक्सीजन के मास की बात करें तो हम देख पा रहे हैं ऑक्सीजन का एक मास तो है 16 AMU और दूसरा मास है बेटा 16 ग्राम। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? ये बेटा इसके साथ लगा है AMU, इसका मतलब ये इसका कौन सा मास है? एटॉमिक मास। ये इसका कौन सा मास है बेटा? एटॉमिक मास। और ये क्या है बेटा? ग्राम। अगर तुम्हें ग्राम मिल गया तो ये समझ जाना इसका क्या है बेटा? मोलर मास। एटॉमिक मास क्या बताता है? मास ऑफ 1 एटम बताता है। मास ऑफ 1 एटम, इसका मतलब ऑक्सीजन के 1 एटम का मास कितना है? 16 AMU है। लेकिन वही 16 ग्राम का मतलब क्या है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। मास ऑफ क्या है? 1 मोल ऑफ क्या है बेटा? ऑक्सीजन एटम। ये ऑक्सीजन एटम के 1 एटम का मास है बेटा, सॉरी 1 मोल एटम का मास है। 1 मोल का मास है। ठीक है, इसकी अच्छा यूनिट क्या है बेटा? इसकी यूनिट है ग्राम। इसकी यूनिट क्या है बेटा? ग्राम। इसलिए इसको ग्राम मास भी कहते हैं। मोलर मास का दूसरा नाम क्या है बेटा? ग्राम मास। जबकि एटॉमिक मास का दूसरा नाम होता है एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं इसको? इसको नाम देते हैं बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। अब तुम कहोगे सर रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मास आपने किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया था? कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया था, इसलिए बेटा इसका नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास। क्लियर है? बोलो क्लियर है। सही बात। डन हो गया? समझ गए? मोलर मास, एटॉमिक मास क्या डिफरेंस है? अगर AMU लिखा गया एटॉमिक मास है, ग्राम लिख दिया गया मोलर मास है। मोलर मास ये बताता है कि एक मोल पार्टिकल का मास कितना है। एटॉमिक मास ये बताता है 1 एटम का मास कितना है। डन 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 डन। थम्स अप कर दो बेटा। क्लियर है? चलो अब बेटा हम बढ़ते हैं आगे। अब जैसे मान लो मुझसे कोई मॉलिक्यूल दिया गया H2O और H2O का कोई मोलर मास पूछे। H2O का क्या पूछे बेटा? मोलर मास। तो हम क्या निकालेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे H2O मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलकर के बना है। तो हम देख पा रहे हैं 2 हाइड्रोजन का एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम आपस में कंबाइन होकर के H2O बनाते हैं। अगर मोलर मास निकालना है तो हम लिखेंगे 2 इंटू हाइड्रोजन का मास और 1 इंटू में क्या बेटा? ऑक्सीजन का मास।
हाइड्रोजन के 1 एटम का मास कितना होता है, मोलर मास निकालोगे तो ग्राम, 1 ग्राम। और जबकि ऑक्सीजन के 1 एटम का मास कितना आता है बेटा, 16 ग्राम। सॉल्व करोगे तो ये 2 ग्राम हो गया बेटा, और ये हो गया 16 ग्राम। दोनों को ऐड करोगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा, 18 ग्राम। तो आप सभी को पता है H2O क्या, एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, 18 ग्राम है। H2O के 1 मॉलिक्यूल का मास कितना है बेटा, 18 ग्राम है। कितना बेटा, 18 ग्राम। अब ये देखो H2O का मास आ रहा है 18 ग्राम, क्या आ रहा है, 18 ग्राम। अच्छा ग्राम आ गया ना, इसका मतलब ये दे रहा है कि H2O का मोलर मास है, मोलर मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल है। ये मोलर मास ऑफ क्या है बेटा, H2O मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल है। ये मोलर मास ऑफ क्या है बेटा, H2O मॉलिक्यूल है। ये H2O मॉलिक्यूल का मोलर मास है। डन हो गया बेटा, क्लियर है। ऐसे तुमसे कोई कहे कि NH3 का मोलर मास क्या होगा, तो हम लिखेंगे 1 इंटू नाइट्रोजन का मास, 3 इंटू में हाइड्रोजन का मास। नाइट्रोजन के 1 एटम का मास कितना है, 14 ग्राम। हाइड्रोजन के 1 एटम का मास कितना है, 13 ग्राम। दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 17 ग्राम। तो NH3 का जो मोलर मास है, NH3 मोलर मास कितना है बेटा, NH3 का जो मोलर मास आ रहा है ये आ रहा है 17 ग्राम। कितना आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 17 ग्राम। डन हो गया। सारे बच्चों के यहाँ तक मामला डन है, बोलो भाई डन है कि नहीं डन है। हाँ सर यहाँ तक मामला 100% डन है, कोई डाउट नहीं, समझ आ गया, मजा आ गया। अब बेटा चलते हैं मोल की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, मोल की तरफ। आओ तुमको मोल की तरफ ले चले। मोल क्या होता है, मोल होता क्या है ये समझते हैं पहले। मोल कहते किसे, ठीक है, कहाँ चले गए मोल भाई, अभी वही है। मोल क्या बताता है, इट इज अ नंबर ऑफ द पार्टिकल विच प्रेजेंट 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप। कितना होता है बेटा, 6.023 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं बेटा, एटम्स भी हो सकते हैं, ये आयंस भी हो सकते हैं, या फिर ये क्या हो सकते हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स। अगर तुमसे कहा जाए 1 मोल में कितने आयंस, तो आपको 6.023 10 टू द पावर 23 आयन। अगर कहे 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, तो आपको 6.023 आंसर को 6.023 ये बात किसने बताई थी, एवोगैड्रो ने बताई थी, इसलिए एवोगैड्रो नंबर कहते हैं और इसे रिप्रेजेंट करते हैं Na से। किससे, Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे पॉइंट मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं। अब बात आती है इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अगर तुम्हें मास दे दिया जाए या वॉल्यूम दे दिया जाए, या फिर तुमको क्या दे दिया जाए बेटा, या फिर तुमको क्या दे दिया जाए, नंबर ऑफ पार्टिकल, तो हम मोल नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो 3 तरीके। अगर मास दिया जाता है तो मोल निकालना बड़ा आसान है। मोल बराबर क्या लिखोगे, मोल नंबर बराबर लिखोगे गिवन मास, क्या लिखोगे बेटा, गिवन मास अपॉन में क्या लिखोगे बेटा, मोलर मास। गिवन मास अपॉन में क्या लिख देना है, मोलर मास। देखो मोलर मास का कॉन्सेप्ट यूज हो गया ना बेटा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। जैसे कोई कहे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल, ऑफ H2O क्या बेटा, मॉलिक्यूल्स इन 90 ग्राम। 90 ग्राम में कितने H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, तो बेटा क्या करना है, कुछ नहीं, गिवन मास कितना है बेटा, 90 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या लिखते हो, फार्मूला याद करो, गिवन मास अपॉन में क्या लिखोगे बेटा, मोलर मास। गिवन मास कितना है बेटा, तो गिवन मास है 90 ग्राम। और मोलर मास कितना होता है, तो H2O का मोलर मास अभी कितना बताया था, 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 ऑक्सीजन के एटम। हाइड्रोजन के 2 एटम का मास 2 ग्राम, ऑक्सीजन के 1 एटम का मास 16 ग्राम। ऐड करने पर ये हो गया 18 ग्राम। 18 से डिवाइड कर दो, ये कितना आएगा, 5। कितना मोल हो जाएगा, 5 मोल्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल। ये H2O के मॉलिक्यूल्स का मोल आ रहा है। ये H2O को किसका आ रहा है बेटा, मॉलिक्यूल्स का मोल आ रहा है। अगर एटम का मास दिया होता तो एटम का मोल्स आता, अगर आयंस का मास दिया होता तो आयंस का मास आता। अब जैसे मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल से एटम के भी मोल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझसे कोई कहे हाउ
हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 5 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल। तो देखो क्या होगा, इन 5 मोल्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल है, हमसे पूछा गया हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, मोल्स ऑफ क्या बेटा, हाइड्रोजन एटम, और मोल्स ऑफ हमसे क्या पूछा गया बेटा, ऑक्सीजन एटम। मोल्स ऑफ क्या पूछा गया, ऑक्सीजन एटम। कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक मॉलिक्यूल पकड़ो, H2O का क्या पकड़ो बेटा, एक मॉलिक्यूल। H2O के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2। तो बताओ एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम, तो 5 मोल में कितने होंगे भाई, 5 गुणते 2, 2 मोल हाइड्रोजन मिलेगा। मोल ऑफ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम, अर्थात ये कितना बन जाएगा बेटा, 10 मोल। 10 मोल इसमें हाइड्रोजन एटम होंगे। उसी तरीके से ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का कितना एटम है, 1। H2O के 1 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो 5 मोल में कितना होगा, 5 × 1 मोल्स क्या हो जाएंगे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, अर्थात 5 मोल क्या बन जाएगा, 5 मोल होगा ऑक्सीजन का। 5 मोल किसका हो जाएगा बेटा, ऑक्सीजन। डन है बेटा, डन है कि नहीं डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं समझाने के लिए, कि कोई मुझसे कहता है कि हमारे पास दिया गया है 196 ग्राम, 196 ग्राम क्या है, H2SO4। पूछा गया फाइंड आउट, हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया फाइंड आउट द मोल नंबर ऑफ, किसका मोल नंबर फाइंड आउट करना है बेटा, फाइंड द मोल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, फाइंड द मोल नंबर ऑफ सल्फर, फाइंड द मोल नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि हाइड्रोजन के मोल नंबर कितने हैं, सल्फर के कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं। तो सिंपल सी बात है, क्या गिवन है बेटा, मास। क्या गिवन है, मास। तो सबसे पहले H2O के मोल नंबर निकालो, क्या निकालो, मोल नंबर। लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इन 196 ग्राम। तो क्या निकालोगे भैया, मोल निकालना है, तो मोल कैसे निकलेगा, गिवन मास कितना 196 अपॉन में मोलर मास कितना है बेटा, H2SO4 का मोलर मास निकालोगे बेटा तो ये 98 ग्राम आएगा, कितना 98 ग्राम। डिवाइड को 2 मोल्स क्या लेंगे, किसके बेटा, 2 मोल ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल, 2 मोल ऑफ H2SO4 क्या मिल जाएगा बेटा, मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा। अब बेटा देखो 2 मोल क्या है, H2SO4 के मॉलिक्यूल है, लेकिन तुमसे पूछा है नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, सल्फर एटम, ऑक्सीजन एटम। तो बेटा क्या करोगे, सिंपल सी बात है, देखो H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2। तो 2 मोल में कितने होंगे बेटा, 4 मोल, क्या मिलेंगे, 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सल्फर के कितने हैं बेटा, 1। तो 2 मोल में कितने मिलेंगे, 2 मोल सल्फर एटम, अगर बेटा ऑक्सीजन की बात करें तो 4, तो एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम है, तो 2 मोल में कितने होंगे, 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम मिलेंगे। क्लियर है। अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम पूछा जाए तो जोड़ लेना, 4 2 6 6 6 8 6 14 मोल, कितने मोल मिलेंगे, 14 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम मिलेगा। 14 मोल्स ऑफ एटम, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि इसमें सल्फर है, ऑक्सीजन और नाइट, सल्फर ऑक्सीजन हाइड्रोजन सब है, तो 14 मोल्स ऑफ क्या मिलेगा बेटा, एटम। क्या मिलेगा बेटा, एटम। क्लियर है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब बेटा चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। ये तो मास गिवन हो तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, जब तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो तो कैसे। देखो बेटा ध्यान सुनना, Na पार्टिकल्स में मोल कितने होते हैं, Na पार्टिकल्स इक्वल टू, क्या हम लिख सकते हैं Na पार्टिकल्स इक्वल टू 1 मोल, हाँ सर लिख सकते हैं। तो बताओ एक पार्टिकल में मोल कितने होंगे, 1 पार्टिकल्स हैव नंबर ऑफ मोल्स 1/Na मोल, यही लिखोगे ना। अगर बेटा वहीं पे लिखते हैं n पार्टिकल में कितने होंगे, n पार्टिकल हैव नंबर ऑफ मोल्स, तो n में Na, क्या लिखोगे 1 में Na मोल्स, ये इतने मोल मिल जाएंगे। n पार्टिकल में नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, n अपॉन में Na मोल्स, मतलब मोल नंबर इक्वल टू क्या होगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, गिवन नंबर ऑफ क्या बेटा, पार्टिकल्स अपॉन में क्या लिखोगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में क्या लिखोगे, एवोगैड्रो नंबर। क्या लिखोगे बेटा, एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम क्या लिखते हैं बेटा, Na से डिवाइड कर दो। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल ये ना है, एवोगैड्रो नंबर 6.023 10⁻23, डिवाइड कर देना, ये मोल नंबर मिल जाएगा। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आ गया।
आगे अब बेटा बात करते हैं गैस। अगर गैस गिवन हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? गैस का क्या गिवन होगा? वॉल्यूम। तो लिखेंगे द वॉल्यूम ऑक्युपाइड, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल गैस, 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल ऑफ गैस से कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड होता है? तो आप सभी को पता है 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। तो 1 लीटर गैस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? तो आप सभी को पता है 1/22.4 लीटर। 1 लीटर 1/22.4 लीटर मोल बनाएगा। ठीक है, तो बताओ बेटा अगर हमारे पास 20 लीटर गैस दी हो जाए, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? तो V अपॉन में 22.4 मोल हो जाएगा। मतलब गिवन वॉल्यूम को 22.4 से जब डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। क्लियर है? नंबर ऑफ क्या मिल जाएगा बेटा? मोल्स मिल जाएगा। जैसे हमसे क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन 44.8 लीटर गैस। हमसे क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन 44.8 लीटर गैस। अगर तुम्हारे पास 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्वेश्चन है। आपको मोल निकालने के लिए क्या करना है बेटा? गिवन वॉल्यूम को, गिवन वॉल्यूम कितना है 44.8, 24.2 से डिवाइड करना, कितना मोल मिल जाएगा बेटा? 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। 2 मोल ऑफ क्या बन जाएगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब आने वाले नए सेशन में बेटा इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। आई होप आप सभी को आज का कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ गया होगा। नन्हे मुन्ने से साथी एक बार फिर से आप सभी लोगों से मैं कहूंगा कि अगर अच्छे सपने, हमेशा सपने देखो ऊंचे, बड़े सपने देखो, छोटे सपनों में कुछ नहीं रखा, छोटे सपनों में कुछ नहीं रखा, सपने हमेशा ऊपर देखो, ऊंचाई वाले देखो, जितना संघर्ष करना पड़े करो और उन्हें प्राप्त करने के लिए चाह रहो। अगर हम जिंदा हैं बेटा तो जिंदा दिखना जरूरी है। ठीक है, तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने से बच्चों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगली चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कैसी रही आज की क्लास जरूर बताना, और इसके पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल, उसको जाकर के ज्वाइन कर लो, वहीं पे इसका पीडीएफ शेयर करेंगे। आने वाले सेशन में बेटा इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। आई होप आज का सेशन सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो के नीचे अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर बेटा वीडियो कैसी रही एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली चर्चा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।